देखो अपन कर रहे थे 28 चैप्टर अपन ने कर लिया था शल्यहारण विधि, ठीक है। अब करेंगे अपन शस्त्र क्रम विधि, मतलब 29 वाला चैप्टर, ठीक है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, पिछला अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एक कौन 300 अध्याय, मतलब एक कम है 30 में तो 29वां अध्याय शस्त्र क्रम विधि, चैप्टर का नाम शस्त्र कर्म। अब शस्त्र यानी क्या समझते हैं, मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब शार्प इंस्ट्रूमेंट करोगे तो मतलब कट लगाओगे आप, ठीक है। जो शस्त्र के 13 कर्म थे ना, आपको याद होने चाहिए, वो शस्त्र के 13 कर्म थे। आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए थे, आचार्य वाग्भट ने 13 बताए थे, कि छेदन भेदन ये सब बताए थे ना, वो आपको याद होने चाहिए थे। तो इस अध्याय में आचार्य ने छेदन, भेदन, सीवन, शस्त्र क्रम बताकर बंधन क्रम भी बताया। तो अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? छेदन यानी एक्सीजन मतलब काट कर अलग करना, भेदन यानी चीरना, इनसीजन मतलब पाटन, पाटन मतलब अपन चीरा लगाते हैं ना, जैसे कोई फुंसी हो गई, पक गया कोई, मतलब घाव हो गया कोई, मतलब उसमें पस पड़ गई, पस यानी मवाद पड़ गई, ठीक है। तो उसमें अपन चीरा लगाते हैं ताकि वो पस बाहर निकल जाए, तो वही है भेदन। सीवन यानी टाके लगाना, और शस्त्र क्रम बताकर, मतलब ये शस्त्र क्रम बताकर 13 शस्त्र क्रम थे, उनमें से 3 बताए हैं इस चैप्टर में शस्त्र क्रम विधि में, छेदन भेदन सीवन। शस्त्र क्रम बताकर बंधन क्रम भी बताया। तो इस क्रम में बंधन क्रम, बंधन क्रम क्या होता है? जो अपन पट्टी बांधते हैं, पट्टी करते हो ना, बैंडेज लगाते हैं अपन, पट्टी बांधते हैं अलग अलग तरीके से, हाथ पे बांधते हैं, पैर पे बांधते हैं, सिर पे बांधते हैं, पेट पे बांधते हैं, तो अलग अलग तरीके से बांधते हैं, वो बताइए। तो किस किस तरीके से बंधन कर सकते हैं, किस किस तरीके से पट्टी बांध सकते हैं, वो इस चैप्टर में बताइए। तो 4 चीज़ पढ़ेंगे अपन, छेदन, वेदन, सीवन और बंधन इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? शस्त्र क्रम विधि। किसी भी प्रकार का शस्त्र क्रम करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि वर्ण उत्पन्न क्यों होता है। वर्ण यानी घाव, अल्सर, ठीक है। कि किसी भी प्रकार का शस्त्र क्रम, किसी भी प्रकार की सर्जरी करने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि ये घाव बना कैसे, ये अल्सर बना कैसे, ये चोट लगी कैसे, किन किन अवस्थाओं से गुजरकर पुहू की उत्पत्ति होती है, और ये मतलब इसमें पस पड़ी है तो कौन कौन सी अवस्थाओं के बाद में पस पड़ी है, कि पहले कौन सी अवस्था आई, उसके बाद में पका, फिर पस पड़ गई इसमें, मतलब बहुत पुराना हो गया। शस्त्र प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, कि अपन को सर्जरी कब करनी चाहिए, शुरुआती अवस्था में कर देनी चाहिए या फिर बाद में करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन को जाननी है, सीखनी है। तो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, अब एक एक का आंसर देते हैं। वर्ण उत्पत्ति, कि भाई ये अल्सर है, वो कैसे, मतलब चोट लग गई, वर्ण पाक से उत्पन्न होता है, ठीक है। वो घाव, जैसे चोट लग गई, अब उसमें घाव कैसे बनेगा, ठीक है। कि मान पाक, पाक यानी मतलब वो धीरे धीरे अग्नि के माध्यम से, अब अग्नि यानी पित्त, पित्त है अपने शरीर में, पूरी बॉडी में वात पित्त कफ रक्त है, तो पित्त की सहायता से उसमें पाक होगा। तो पाक, वर्ण पाक से उत्पन्न होता है। पाक होने से पूर्व सोत होता है। अगर मतलब कोई चीज़ पकेगी, जैसे चोट लग गई, अब वहाँ पे मतलब पकना होगा, वहाँ पे पस पड़ने से पहले क्या होगी? सूजन। तो पहली अवस्था क्या आती है? सोत, मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग आती है। सबसे पहली अवस्था होती है सूजन की। किसी भी चोट लगती है आपके तो सूजन सबसे पहले आती है, इन्फ्लामेशन होती है ना, एक तरीके से संक्रमण होता है, फिर उसकी वजह से क्या होता है? सोत यानी स्वेलिंग। व्रण उत्पत्ति ना हो इसलिए सोत उत्पन्न होते ही चिकित्सा करें, मतलब घाव बने ही ना, भयंकर घाव बने ना, जब सोत हो रहा है ना, जब स्वेलिंग हो रही है, तभी उसकी चिकित्सा कर दो, तभी उसको ध्यान दे दो, भाई सूजन हो गई, चोट लग गई, इसका ट्रीटमेंट ले लो, ताकि आगे ये घाव बढ़े ही नहीं, ये व्रण उत्पत्ति हो ही ना। तो ये बता रहा है कि व्रण उत्पत्ति ना हो इसलिए सोत उत्पन्न होते ही, कि पहली अवस्था आती, पहली अवस्था क्या थी? सोत यानी स्वेलिंग। तो सोत उत्पन्न होते ही चिकित्सा करते हैं, मतलब पाक बनने से बचाएं। ये सबसे बेस्ट है कि पाक, पाक हो गया मतलब वो पक गया, मतलब पस पड़ गई उसमें, तो समझ जाओ कि फिर वो बहुत मुश्किल से ठीक होगा, ठीक है। इसके लिए अति सील लेप, शीतल परिसेक, रक्त मोक्षण और संशोधन कर्म करें। कहने का मीनिंग है कि जब इन्फ्लामेशन हो जाए, मतलब स्वेलिंग हो जाए, तो आपको उस पर स्वेलिंग पे क्या रहेंगे? अति सील लेप, मतलब अपन बर्फ लगाते हैं ना, सूजन हो जाती है तब, क्यों लगाते हैं? तो इसमें लिखा है कि अति सील लेप, शीतल परिसेक, ठंडे पानी से उसका परिसेक करना चाहिए, उस पर बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए। रक्त मोक्षण, ठीक है, और मतलब चोट लगी वहाँ से रक्त का निहरण करना चाहिए, या संशोधन कर्म। अब संशोधन कर्म यही है, बमन और विरेचन। तो ये सब काम कर दो आप, मतलब उसकी सोत में ही चिकित्सा कर दो, उसकी स्वेलिंग में ही चिकित्सा कर दो, ताकि रोग आगे बढ़े नहीं और वहीं पे ठीक हो जाए। ये रोग की शुरुआती अवस्था होती है, अगर आपने यहीं पे उसको ठीक कर दिया तो आप बड़े से बड़े रोग होने से बचा सकते हो। अब है तो सोप की 3 अवस्थाएं होती हैं, सोप की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो सूजन होती है ना, स्वेलिंग, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली है आम सोप, दूसरी है पच्चमान सोप, तीसरी है पक्व सोप।
अब ये आम सोप क्या है, पचमान सोप क्या है, पक्व सोप क्या है? आम सोप यानी शुरुआती स्टेज, जब चोट लगी शुरुआत में, जब इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, सूजन होने लग जाती है, तो वो ये है मीडियम सोप। पचमान सोप क्या है? मीडियम। और जो पक्व सोप क्या है? लास्ट में, मतलब एक तरीके से पूर्णतः पक गई, मतलब पस हो गई, वो है पक्व सोप। डायग्राम देखो पहले। आम सोप देखो, यहाँ पे एक अंगूठे पे चोट सी लगी है, मामूली थोड़ा सा उबार है, रेडनेस है। अब यहाँ पे देखो बस बीच में से उबार है, बीच में से एक थोड़ा सा पस का वो दिख रहा है, पचमान सोप। अब ये देखो पूरी तरीके से पीली हो गई, मतलब पक्व सोप। समझ रहे हो ना? डायग्राम से समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे चोट सी लगी, उभार सा बन रहा है, लाल लाल सा। देखो इस जगह पे, यहाँ पे जो ये बिंदु दिख रहा है ना लाल, वहाँ पे मैं जहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ, वहाँ पे देखो ये थोड़ी सी उभार है, मतलब अभी चोट लगी है, लाल लाल सा एकदम वर्ण उभार है। अब यहाँ पे बस बीच में सेंटर पॉइंट में एक जरा सी पकवी दिख रही है, नहीं बगल में से उभार है, मतलब उखड़ा सा बना हुआ है, और लास्ट में ये देखो पक्व सोप। ये है तीनों स्टेज। तो आम सोप, पचमान सोप, पक्व सोप। आम सोप क्या है? यह पहली अवस्था होती है। कोई चोट लगती है तो ये कौन सी अवस्था होती है? पहली। लक्षण क्या होगा? अल्प सोप, मतलब कम सूजन आएगी। अल्प ऊष्मा, ठीक है, उसमें जो गर्मी सी रहती है ना, अल्प ऊष्मा वो कम रहती है। अल्प वेदना, दर्द भी कम होगा। कठिन, लेकिन ये हार्ड रहती है, हार्ड स्ट्रक्चर रहती है। स्थिर व सवर्ण होता है। स्थिर मतलब मजबूत होता है, एकदम वहीं पर रहता है, कोई ऐसे नहीं कि इधर से उधर सर सर, नहीं। सवर्ण, सवर्ण यानी त्वचा के समान कलर का ही होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यह आम सोप, यह पहली अवस्था होती है, इसके लक्षण हैं। सुश्रुत बोलते हैं शीत सोपता, कि ये जो सूजन होती है ना, एक तरीके से शीत, मतलब ठंडी लगती है, कि ऐसा नहीं कि भाई गर्म जलन पैदा कर रही है। सुश्रुत ने इसको शीत सोपता बताया। तो सुश्रुत की बात पे अभी ध्यान नहीं देंगे, फाइनल ईयर में जाके पढ़ लेना सुश्रुत वाला। अभी वो ये तो बस बुक में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ साथ में। तो आपको तो ये याद रखना कि आम सोप, अल्प सोप, अल्प ऊष्मा, अल्प वेदना, कठिन, स्थिर व सवर्ण। जो शुरुआत में जो उभार बनेगा, सूजन होगी, वो हार्ड रहती है, क्योंकि पक जाएगा जो मतलब पक्व सोप आ जाएगा, तब तो उसमें पस पड़ जाएगी, तो उसको दबाओ तो दब जाता है वो। लेकिन वो शुरुआत की अवस्था होती है ना जो कठिन और स्थिर, वो इसी में होती है, मतलब आम सोप में। अब देखो पचमान सोप, यह दूसरी अवस्था होती है। लक्षण विवर्णता, विवर्णता यानी उसमें जो अपनी स्किन का कलर ना, उससे अलग कलर दिखेगा, मतलब थोड़ा पीलापन, थोड़ा रेडनेस, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा। फटने व चुभने सी पीड़ा, ऐसा लगेगा कि स्किन फट रही है और कोई मतलब सुई चुभ रही है, ऐसी पीड़ा होगी। स्पर्श है, अगर उसमें गलती से किसी ने हाथ अड़ा दिया तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। स्पर्श है, मतलब किसी भी चीज़ का स्पर्श उसमें सहन नहीं होगा। रक्तवर्ण का मतलब एकदम तो लाल, रेडनेस तो हो ही जाएगी पूरी तरीके से। जमा हुआ घृत रखने पर पिघल जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि उस पर अगर घी रखेंगे ना, तो उसकी उष्णता की वजह से वो पिघल जाता है। वातपूर्ण वस्ती, मतलब ऐसा रहेगा जैसे कि उसके अंदर हवा भरी हो, इतना गुब्बारा सा बना रहेगा कि वातपूर्ण वस्ती। जैसे अपन कोई वस्ती है, मतलब कोई पन्नी मान लो, पन्नी में हवा भर देते हैं, ठीक है, तो एकदम मटकी जैसी बन जाती है ना, उसको बांध देते हैं, फिर एकदम फोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो घाव वातपूर्ण, मतलब उसके अंदर हवा भरी हो। विविध वेदनाओं वाला, विविध वेदनाओं मतलब अलग अलग तरह के दर्द होंगे, आप समझ भी नहीं सकते कि कैसा दर्द हो रहा है, ठीक है। सर्वांगगत लक्षण, अब ये तो हो गए स्पेसिफिक, वहाँ पे जो दिखते हैं, मान लो कि जहाँ पे सूजन हो रही है वहाँ पे पूरी बॉडी पे क्या असर आएगा? बुखार आ जाएगा। चोट ज़्यादा बड़ी है तो अपन लगे चोट की वजह से बुखार आ जाता है। अंगमर्द, शरीर में पूरे में दर्द होगा। जम्बा मतलब एक तरीके से अंगड़ाइयाँ आना। अरुचि, अरुचि मतलब भोजन में इच्छा नहीं होना। प्यास, दहा, प्यास लगेगी और जलन होगी। सुश्रुत बोलते हैं कि वृश्चिक पिपली का शस्त्र के कांटे के समान और जल बस्ती के समान लक्षण दिखेंगे। वृश्चिक यानी बिच्छू, पिपली का यानी चींटियाँ, और शस्त्र के कांटे मतलब कोई कैंची से काट देते ना, इन बिच्छू के काटने के समान, चींटियों के काटने के समान और कैंची से काटने के समान दर्द होगा। और जल बस्ती के समान, जल बस्ती यानी क्या होता है कि जो पन्नी होती है, पन्नी में पानी भर देते हैं ना अपन, उसको बांध देते हैं, तो ऐसा इधर से उधर, जैसे कि ये पन्नी है, इसमें पानी भर दिया, पन्नी इसको बांध दिया, तो ऐसी उसकी आकार रहेगी, ऐसी उसकी डोम से आकार रहेगी। ये सुश्रुत बोलते हैं। सुश्रुत वाला कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। आपको ये याद रखना है कि भाई पचमान सोप दूसरी अवस्था होती है। लक्षण तो ये होते हैं विवर्णता, फटने से, चुभने से पीड़ा, स्पर्श है, रक्तवर्ण का जमा हुआ घृत रखने पर पिघल जाता है। फिर यह सर्वांगत लक्षण में देखो, ज्वर, अंगमर्द, जरम्बा, रुचि, प्यास, दा, मतलब पूरी बॉडी पे क्या असर आएगा इस चोट की वजह से। ये अब है पक्व सोप। मलान, काला वर्ण, पांडुता, ठीक है, बली और झुर्रियाँ। कहने का मीनिंग ये है कि एकदम काला हो जाएगा, काला पीला हो जाता है ना, बिल्कुल मवाद हो गया, एकदम काला पड़ जाता है, सड़ जाता है एक तरीके से। पांडुता, एकदम सफ़ेद, पांडुता है ये देखो, ये एकदम पांडु तो है, ये बिल्कुल सफ़ेद सा हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। बली यानी झुर्रियाँ,
और मतलब उसके जो जहाँ पे सूजन है ना वहाँ पे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। उपद्रवों में कंडू और सौंफ आदि में कम खुजली होगी बहुत ज़्यादा, और जो सूजन थी ना पहले उससे कम हो जाएगी सूजन, लेकिन खुजली बहुत ज़्यादा होगी। अंत में नमना मध्य में उन्नत होना, कि जो भाई स्ट्रक्चर है इसकी देखो, जैसे कि ये घाव है, ठीक है, ये पैर है अपना, ये घाव हो गया, तो ये बोल रहा है कि भाई अंत में नमना मध्य में उन्नत, बीच में से तो उठा हुआ रहेगा और जो किनारों से दबा हुआ रहेगा, तो बीच में से क्योंकि पस जहाँ से बनती होती है ना वहाँ से उठा हुआ रहता है ये। अंत में नमना मध्य में उन्नत होना, जल भरी बस्ती के समान पू संचरित होना, जैसे अपन पन्नी में पानी भर देते ना वैसे उसमें एक उभार से में पू यानी क्या होती है, पस, पस भरी होती, मवाद इसको बोलते हैं, पस इसको बोलते हैं, ठीक है, वो भरी रहती है इसमें पक्व सोप में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हाँ सोप कितने प्रकार के होते हैं, और वो सोप की तीनों अवस्थाओं के लक्षण लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुश्रुत दबाने पर दबना, सुश्रुत बोलते हैं कि दबाने पर दबना, अंगुली उठाने पर सोप का पुनः बढ़ जाना, एक चौथी अवस्था भी आ सकती है जिसे अति से पक्वा से कह सकते हैं। इसमें वर्ण श्याव बलि से भर जाना, मतलब काला हो जाता है, ये सुश्रुत बोलते हैं कि भाई अगर उस पर अंगुली लगाएंगे तो दब जाएगा और फिर वापस ऊपर आ जाएगा, मतलब एक तरीके से अपनी लिक्विड रहता है, बिल्कुल मुलायम सा रहता है, उस पर उंगली दबाओ क्योंकि पस है तो वो दब जाएगी, अंगुली उठाओ तो वापस आ जाएगी, तो ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। लेकिन ये आचार्य बागभट्ट के याद रखने अपने को, तो ऊपर ऊपर आम सोप के, पचवाने सोप के और पक्व सोप के। अब देखो आम सोप देख लिया शुरुआत में, पक्वान सोप देख लिया, पच्चमान और पक्व सोप, तीन तरह की है सोप की स्टेज। गड़बड़ हो गई, एक पेज मिस हो गया बीच में, क्या करें, एक पेज मिस हो गया बीच में, ऐसा कर दो है ना, 5-14 हो रहे हैं, 5-17 पे ज्वाइन हो जाना दोबारा से, है ना, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, है ना, 5-17 पे दोबारा ऐड हो जाना, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में क्योंकि एक पेज मिस हो गया, ओके।